path in this world is to pursue a conventional career, but it takes a lot of courage and valor to take charge of your own destiny and pursue the path of an entrepreneur. Today, my friends, I welcome on our chat show the director of SBS Biotech, Mr. Sanjeev Juneja. आपको किस चीज़ ने इंस्पायर करा एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? आपको फर्स्ट इंस्पिरेशन मिलती है आपके अपने घर से। तो सभी की तरह मुझे भी जो इंस्पिरेशन मिली वो अपने घर से मिली। माय फादर वाज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो उन्हीं को देख के मुझे लगा कि इस बिजनेस में आगे जाना चाहिए। जब आपने अपना इनिशियल प्रोडक्ट लॉन्च करा, आपको क्या स्ट्रगल्स आपने फेस करी मार्केट में? इनिशियली जो मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट था, दैट इज लॉन्ग वे बैक इन 2003, संजीव फार्मास्यूटिकल्स से मेरा ब्रांड था कैप्सूल राज सी, कैप्सूल मोर पावर, व्हिच वाज फॉर द जनरल एबिलिटी। उसमें तो काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी हमें, क्योंकि एंड टू एंड बिजनेस जो था वो मैं खुद ही होल्ड कर रहा था। उसमें प्रोडक्शन से लेकर उसका मार्केटिंग कैसा होगा, कलेक्शन कैसे होंगे, हमारी टर्म्स क्या होंगी, बट वो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि बिना उस स्ट्रगल के आगे इंसान नहीं जा सकता। जब आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा, आपने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करा, तब आपने कोई कंज्यूमर पैटर्न्स नोटिस करे, कोई स्पेसिफिक कंज्यूमर पैटर्न्स जिन्होंने आपको आगे हेल्प करा, आपकी मदद करी कि आप आगे अपने प्रोडक्ट को कैसे मॉडिफाई करें और आपको आपकी कंपनी को और इंसाइट दिया? सेजल, बिना कंज्यूमर पैटर्न को स्टडी किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कंज्यूमर इज अ गॉड इन एनी बिजनेस। अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए अगला कदम नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मैं ही नहीं, हर वो एंटरप्रेन्योर जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हुआ है उसने जस्टिफाई किया। दिस इज नॉट ओनली अबाउट द स्टडिंग द पैटर्न, दिस इज अबाउट द जस्टिफाइंग द कंज्यूमर्स नीड एंड द रिक्वायरमेंट्स एंड देयर डे टू डे थिंग्स, जो भी वो क्योंकि कंज्यूमर है जो आपको बताता है कि बाज़ार में क्या चलता है, क्या बिकता है, वो कैसे बाज़ार में टिके रहते हैं। तो इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया और हर कैटेगरी के लिए अलग तरह से पैटर्न नोट किए जाते हैं। मिस्टर जुनेजा, जब आपने अपनी कंपनी शुरू करी थी तब आपने कहाँ से फंड्स बोरो करे थे? एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा पहला फंड जो था वो तो मैंने अपनी फैमिली से लिया था, विच वॉज वेरी मिनिमल, वो कुछ रुपए ही थे। आई वॉज द लकी वन जो अपने फंड्स को रोटेट करता रहा, और मेरे बिजनेस में कोई इतने फंड्स की ज़रूरत रही नहीं। और क्योंकि मैं कंजर्वेटिव एंटरप्रेन्योर था, मुझे रिस्क तो लेने थे पर बड़े कैलकुलेटिव रिस्क लेने थे, तो मेरे को बहुत बड़ा अमाउंट मैंने इन्वॉल्व नहीं किया। जैसे जैसे मेरे प्रॉफिट बढ़ते गए मैं उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में ही पुट इन करता रहा, तो मैंने कहीं से कोई फंड कभी बोरो नहीं किया। जब आपने हेयर केयर मार्केट में सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा, तो आपने उसको किस तरीके से आपने उसकी ब्रांड की पोजीशनिंग करी कि आप अपने कंपेटिटर्स के साथ कम्पीट करें? बिकॉज मार्केट के अंदर पहले ही बहुत सारे काफ़ी टाइम से कंपेटिटर्स थे, फॉर एग्जांपल सीसा ऑयल एंड अदर कंपनीज, तो आपने कैसे अपनी पोजीशनिंग करी? हेयर केयर में जो मेरा पहला ब्रांड था वो था केश किंग, और केश किंग को जब मैंने लॉन्च करना था तो उस टाइम मैंने मार्केट में जो बाकी प्रोडक्ट जैसे आपने नाम लिया सीसा, महाभृंगराज, जो आयुर्वेदिक कैटेगरी में थे, और बाकी सब कॉस्मेटिक कैटेगरी में थे, जैसे शांति आंवला, नामी आंवला, वाटिका एंड बजाज, सो मैनी। तो मैंने ये स्टडी किया कि दोनों का कैटेगरी डिफरेंट है, वन इज़ ए कॉस्मेटिक कैटेगरी एंड वन इज़ अ आयुर्वेदिक कैटेगरी। अगर हम बात करें हेयर हेल्थ सोल्यूशन की, तो हेयर हेल्थ सोल्यूशन में कोई बहुत इस्टेब्लिश प्लेयर नहीं थे जो कर रहे थे। वो मुझे लगा कि मेरी अपनी रीडिंग थी कि शायद इसीलिए चल पा रहे थे क्योंकि मार्केट में एक सर्टेन डिमांड थी, बट वो डिमांड क्रिएट नहीं की जा रही थी, वो कैटेगरी बड़ी नहीं की जा रही थी, उस कैटेगरी पे कभी किसी ने काम नहीं किया था। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि इस कैटेगरी में काफ़ी स्कोप है। देन चूज़ एन इंडियन केश किंग। केश किंग में उसका पहला कैंपेन ही हमारा यही था कि किसे आप चूज़ करेंगे, हेयर हेल्थ को चूज़ करेंगे या फैशन को चूज़ करेंगे। तो रेवोल्यूशनरी कैंपेन थे और बड़ा पसंद आया मॉसिस को। जब आपने केश किंग का पहला ट्रायल करा, मैंने सुना है आपने राजस्थान में करा था, इसका क्या रीज़न है सर? रीज़न ये था कि मेरा राजस्थान में पेनिट्रेशन मेरा स्ट्रॉन्ग था, मेरा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर था, मेरी रीच वहाँ पर हर टाउन में थी, तो मुझे कोई फियर नहीं था कि मेरा कोई जो डिमांड है वो डिमांड कोई खा ले जाए।
And sir, what was the consumer response that you received from your trials in Rajasthan? Phenomenally good. So why I'm here today. So why you are interviewing me? Actually, fortunately मुझे अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिला था. मेरे ट्रायल्स बहुत अच्छे गए थे. और प्रोडक्ट की कंपनी पुल थी, प्रोडक्ट की कंपनी रिपीट थी. तो मेरा पहला देखिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, उसके ट्रायल अच्छे हैं, तो उसका रिपीट ही प्रोडक्ट की सेल को हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है. तो कंज्यूमर मेरा बहुत सेटिस्फाइड था, बड़ा हैप्पी था. और बिल्कुल कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इट वाज द टॉप ऑफ द टाउन दोस डेज. सभी लोगों ने प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया. जब आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आप किस बेसिस पे अपने सेलिब्रिटी जो उसको एडवर्टाइज करें उनको चुनाव करते हैं सर? इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी. जैसे आज हम पेन केयर की बात करें तो मेरा जो पोजीशन है दैट इज़ नी पेन. नी पेन मैं बात डॉक्टर ऑर्थो की कर रहा हूँ. डॉक्टर ऑर्थो में जैसे मेरा पोजीशन है नी पेन, तो नी पेन जनरली किनको होता है? अमूमन 45 प्लस एज में, 50 की उम्र के बाद नी पेन का कंप्लेंट आना शुरू होता है. जैसे डॉक्टर ऑर्थो की बात करें तो जावेद अख्तर जी को हमने मना लिया कि आप इसका एंडोर्समेंट लीजिए, क्योंकि जनाब जावेद अख्तर ज़्यादा ऐड करते नहीं. तो पहले तो उन्हें काफ़ी प्रोडक्ट के बारे में बताया और प्रोडक्ट के रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड हुए. उसके बाद दिस इज नॉट ओनली अबाउट द कमर्शियल्स की कमर्शियल सेट हो गए और उन्होंने डॉक्टर ऑर्थो का एंडोर्समेंट लिया, ऐसा नहीं है. डॉक्टर ऑर्थो इज़ वेरी सीमेंटेड ब्रांड एंड जावेद अख्तर एंड डॉक्टर ऑर्थो ये दोनों एक दूसरे के लिए जाने जाते हैं. इसी तरह से अगर लग्जरी कैटेगरी की बात करें तो राजू श्रीवास्तव को हमने उनको फाइनलाइज किया. उसका रीज़न ये था कि द प्रॉब्लम जिससे रिलेट करना है दैट शुड कम इन कॉमिक वे, ताकि वो रजिस्टर कर जाए. उसमें राजू श्रीवास्तव जी का हमारा कैंपेन बड़ा अच्छा है. अगेन द रूप मंत्रा, मुझे एक मैच्योर फेस चाहिए था. रूप मंत्रा में फेस वॉश पे मैं एक पैपी फेस, एक यंग फेस मैं ला सकता हूँ, बट क्रीम पर मुझे मैच्योर फेस चाहिए, क्योंकि जिस आयुर्वेदा इज मैच्योर थी. इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे अदर ब्रांड्स की, तो हर कैटेगरी में उस सेलिब्रिटी को लाया गया है जो पूरी थीम के साथ चल करे और जिसे जो मासिक वो रजिस्टर कर पाए और जिसे रिकॉल करने में से मुश्किल ना हो. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो एफएमसीजी सेगमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं? The first message is never go aggressive. जो आज का एंटरप्रेन्योर है उसे एक ही दिन में सारी चीज़ें अचीव करनी है. इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने आज जो एंटरप्रेन्योर है वो 4 चीज़ें समझने का उसे लगता है कि मुझे तो पूरी कहानी समझ आ गई. ऐसा है नहीं. आपको ग्राउंड पे चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि जो लोग पहले से इस कैटेगरी में हैं, जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो, उनसे बेहतर नहीं हो, आपके पास इनोवेशन नहीं है, आपके पास रिसर्च नहीं है, आपके पास और ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर पाएँ, तो आपको चलने में बड़ी मुश्किल आएगी, आप आगे नहीं जा पाएंगे. तो मेरा मैसेज ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलें, गलतियों को जगह दें, गलतियाँ होने दें और उसके बाद वो गलती दोबारा ना करें. सो आप अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ें. जब स्टार्टअप्स अपनी इनिशियल स्टेज में होते हैं उनको फंड्स की काफ़ी तंगी होती है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने फंड्स कैसे एलोकेट करें? कंजर्वेटिव आप फंड लेके आइए. देखिए, आप तब तक बड़ा मुंह मत लीजिए जब तक आप बिल्कुल 100% इंश्योर नहीं है कि थिंग्स आर वर्किंग. हमेशा एक पायलट रन के लिए जाइए. पायलट रन में जब आप स्पेसिफिक साइज में अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कंज्यूमर रिस्पॉन्स इज गुड, प्रोडक्ट पैकेजिंग गुड, प्रोडक्ट ट्रायल्स अच्छे गए हैं, सारी चीज़ें जब जेल कर रही हैं, उसके बाद आप उसको आगे लेके जाएंगे. पहले दिन आप बहुत बड़ा एरिया में कभी भी ऑपरेशन मत शुरू कीजिए. आपका इस चीज़ पे क्या व्यू है कि कॉलेज डिग्री की एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कितनी मान्यता है? मान्यता हर चीज़ की है, रेलेवेंस हर चीज़ की है कि कॉलेज डिग्री का एक अपना जगह है, उसी तरह एक्सपीरियंस का एक अपना जगह है. इट शुड कम इन ए कॉम्बिनेशन, एक्सपीरियंस
प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुरा ना माने में एक चीज़ पूछ सकती हूँ कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में क्या ऐसा कोई टाइम आया है आपका सबसे लो पॉइंट क्या था? एन एपिसोड, देखो जब आप बड़े होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, हमारा हेयर केयर ब्रांड था, जो लीडर ब्रांड था हमारा, उस टाइम जब वो तेज़ी से बड़ा हो रहा था तो उसमें काफ़ी कॉपी कैट आ गए। तो उन्होंने मिलते जुलते नाम, आइडेंटिकल पैकिंग, आइडेंटिकल नेम्स, आइडेंटिकल प्रेजेंटेशन, काफ़ी काउंटरफिट कॉपी कैट्स हमारे इंडस्ट्री में, उनका काम भी यही रहता है। वो स्कोप देखते हैं कि जो भी ब्रांड चलता है उसको डुप्लीकेट करके उसकी इंडस्ट्री में सस्ते दामों पे बेचना शुरू कर देते हैं। बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस फील्ड, मुझे मालूम नहीं था, तो वो एक टफ टाइम था जब मुझे ये लगा कि मैंने इतने सालों में अपने कंज्यूमर का भरोसा जीता है, आज कोई मिलता जुलता नाम में मेरा कंज्यूमर तो मेरे नाम से ले रहा है ना, तो वो मेरा जो मैं इतनी मुश्किल तक कंज्यूमर को बनाया मैंने, मेरा कंज्यूमर ख़त्म हो जाएगा। आपका अपेरेंट लॉस नहीं है जो सामने नज़र आ रहा है कि इतना इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स, वो लॉस बिलीव का है, वो लॉस एक कंज्यूमर का है, वो लॉस ब्रांड पोजीशन का है। तो वो एक बड़ा टफ चैलेंज था और फॉर्चुनेटली बड़े उसके अच्छे स्टेप लिए और अच्छी तरह से निकल गए इससे। आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जब वो अपनी स्टार्टअप जर्नी हो, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। अब गॉड ने आपको कुछ ना कुछ दिया है, उसको खुद में से देखें कि आपका नेक क्या है। ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर है जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं? फॉर मी वो एंटरप्रेन्योर जिन्हें मैंने सबसे नज़दीक देखा है वो मेरे फादर थे, और इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ही इज माय। एंड कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर वर्क एथिक? आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना, शॉर्टकट नहीं, आप इमीडिएट से, जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट चल गया, अब उसमें से आपने कोई छोटी सी चीज़ कम कर दी तो मेरे को कॉस्ट कटिंग, जिसका कोई रेलेवेंस शायद उसके प्रोडक्ट में होगा, तो आपका बिजनेस भी जाएगा, कंज्यूमर का फेथ भी जाएगा और लोग बेनिफिटेड भी नहीं होंगे। सो वन थिंग इज आपका एक ऑनेस्ट अप्रोच होना चाहिए, क्रेडिबल आप हैं और आपका क्रेडिबिलिटी पता भी होना चाहिए इससे। आपको सर्विसेज अच्छी देनी चाहिए। ये सर्विस आपका सिर्फ ये नहीं कि आपका सर्विस सिर्फ आपके बिजनेस से ही रिलेटेड हो, आपको वैसे भी अगर मान लीजिए आप कोई एक अच्छी पोजीशन पे एक कंट्री में पहुंचाया है, एक लोगों ने पहुंचाया, आपके कंज्यूमर ने पहुंचाया है, तो आपको उन्हें मोटिवेट भी रखना है, आपको अपनी छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी है, आप कैसे कैंपेन चलाने हैं। मैं वर्क एथिक, जैसे आपने बोला कि कुछ कैंपेन जिनका कोई शायद सेल से रेलेवेंस नहीं होगा पर वो होने चाहिए। जैसे अभी होली थी, होली पर एक कैंपेन था जिसमें छोटी बच्ची निकलती है और उसके आसपास जितने लोग हैं उनको चैलेंज करते हैं कि मुझे कलर आप लगाइए, तो जितने भी उनके पास कलरफुल बैलून थे वो सारे बैलून उस लड़की को हिट करते हैं। जब उसके बैलून ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड को बुलाती है जो मुस्लिम है, जिसने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, और उसे मस्जिद में छोड़ कहते हैं नमाज के लिए। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। तो कितना अच्छा मैसेज है, तो एक अच्छा मैसेज भी दीजिए, सिर्फ मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, ये चीज़ें नहीं। आप क्या कहेंगे कि आपकी कंपनी का ग्रेटेस्ट एसेट क्या है? ग्रेट एसेट ऑफ माय कंपनी इज माय एम्प्लॉइज हूँ फर्स्ट, और सिर्फ मेरी कंपनी नहीं, हर कंपनी का सबसे बड़ा एसेट जो है वो उसके एम्प्लॉइज होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज एंड ट्रेड पार्टनर्स, जो आपका ट्रेड पार्टनर है, जो आपका एम्प्लॉय है, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है, जिन पे आपका सीधा अधिकार है। उसके बाद आपका जो कंज्यूमर बेस है वो आपका, हालांकि आपकी डायरेक्ट रीच नहीं होती, अगर हम इसकी बात करें तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका हर कंज्यूमर पे आपका डायरेक्ट रीच होगा, बट जिन पे आपका डायरेक्ट रीच है वो आपका एम्प्लॉय है, वो आपका ट्रेड पार्टनर है। उसके बाद आपका स्टार्टअप्स को काफ़ी दिक्कत आती है, मुश्किल होती है अपने एम्प्लॉयज़ रिटेन करने में, बिकॉज कोई और कंपनी, कोई और उनके राइवल्स उनके एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पेमेंट दे देते हैं और एम्प्लॉयज़ उनकी जॉब छोड़ देते हैं। सो हाउ डू वी रिटेन आवर एम्प्लॉयज़?
I'd like to ask. अगेन आपके एम्प्लॉय को आपका कल्चर पता होना चाहिए, उसे आप छुपा नहीं सकेंगे. देखिए, मैं इस चीज़ को एश्योर करता हूँ, मेरे पास कई ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो शायद अभी मान लीजिए वो 25,000 का सैलरी पे है मेरे कंपनी, और आई एम श्योर उसको 45,000 का भी सैलरी आता तो शायद वो नहीं जाएगा. 40,000 का सैलरी आएगा तो भी शायद नहीं आ जाएगा. हो सकता है आगे बात करें मेरा मैनेजमेंट में कि ये मुझे पैकेज आ रहे हैं और थोड़ा सा मेरी तरफ आप ध्यान दो, क्योंकि जो एम्प्लॉई है उसे सिर्फ इमीडिएट, बाकी ये डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि अगर एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैं यहाँ सिक्योर हूँ, मुझे सैलरी टाइम पे मिलती है, मेरी ग्रोथ ठीक है, तो वो इस एसोसिएशन को ब्रेक नहीं करेगा. अगर आपके पास एक चांस होता अपना करियर फिर से करने के लिए, तो आप इस बारी अपने करियर में क्या डिफरेंट करते हैं? मैं गलतियाँ दोबारा नहीं करता. जो गलतियाँ मैंने की हैं उनको दोबारा नहीं करता, और मुझे लगता है कि गलतियों को रिपीट करने से आप कभी आगे पहुँच नहीं सकते. आपके तजुर्बे और एक्सपीरियंस ने आपको क्या ऐसी एंटरप्रेन्योरियल ट्रिक सिखाई है कि आप अपना टाइम ठीक से मैनेज करें और अपनी प्रोडक्ट एज अ पर्सन, अपनी एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा रहे हैं? देखो सचिन, ये कोई ऐसा कुछ एंटरप्रेन्योर ट्रिक्स नहीं होती. ये आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपका अपना लर्निंग है कि आप लाइफ को किस तरह से लेते हैं, आपको किक किससे मिलती है, आपको स्पार्क किससे मिलती है. तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ फैमिली मैन. मैं ज़्यादा मैंने जो अपना टाइम डिसाइड किया है दैट इज़ ऑलरेडी देयर कि मुझे इतना ही टाइम, अपने एक फिक्स टाइम है जो अपने ऑफिस को देना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं देना अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसी अर्जेंसी नहीं है. तो मैं उसको मेंटेन करता हूँ, मैं उस पर डिसिप्लिन रहता हूँ. बाकी अगेन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपका करेक्टर है, आपको लर्न करना पड़ता है. ये एक लाइफ स्टाइल है और मुझे लगता है इसके लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल रिच रखना होगा. आप यू शुड ईट हेल्दी, आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने को हैप्पी रखिए, एनकरेज रखिए, आप खुद को पैम्पर कीजिए, आप खुद की आपकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिस चैलेंजेस से आप निकले हैं उनको याद कीजिए. आप स्लीप योगा कीजिए, स्लीप मेडिटेशन कीजिए, सोते वक्त अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचिए. तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रखती हैं. तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में ज़रूरी चेंजेस लाने होंगे. क्या आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फिक्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स अ सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट? ऑफ कोर्स, हर नया बिजनेस नए रोजगार पैदा करता है. कोई भी नया बिजनेस है उसमें आपको पार्टनर्स चाहिए. अगर मान लीजिए आज आप कोई एक प्रोडक्ट, आप बात कीजिए, आप टूथपेस्ट करती हैं सुबह, तो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि आप सोच सकती हैं. मान लीजिए हर्बल टूथपेस्ट की बात करते हैं तो कहीं क्रॉप हुई होगी, किसी ने खरीदा होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, किसी ने बनाया होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुई होगी, फिर चैनल पूरा, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेलर, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है. लाखों लोग, एक छोटे प्रोडक्ट पे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है. डेफिनेटली हर नया रोजगार नए रोजगार के अवसर लेके आता है. हमारी गवर्नमेंट काफ़ी एम्फोसिस कर रही है स्टार्टअप कल्चर पे. आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट और क्या कर सकती है स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए? आई थिंक सिर्फ एम्फोसिस नहीं करना चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए. आप, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट चैलेंज. मुझे ये लगता है कि जो स्टार्टअप है थोड़ा उन्हें भी सेल्फ अवेयर होना होगा कि सिर्फ पैसा लेके पैसा खर्चने से कभी तरक्की नहीं होगी. अगर आपको सक्सेस होना है तो चाहे आपने लोन लिया है, चाहे आपको सब्सिडी मिली है, बट आप उसको बहा नहीं सकते. आप उसको तरीके से खर्च कीजिए, धीरे धीरे खर्च कीजिए. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आज मीडिया जो एंटरटेन के नाम पे कुछ भी दिखा रहा है, जो कि अगर आज यूथ कुछ सीखना चाहता है तो उसके टीवी पर, उसके गैजेट में ऐसा कुछ नहीं है जहां वो अपने सवालों का जवाब ले पाए. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए ऐसे चैनल को जो आपको ये बताए कि कैसे गलतियों से बचें. जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम आता था, कृषि दर्शन, तो बड़े किसानों को फ़ायदा होता था. बट हमारे कंट्री में सिर्फ
खेती नहीं होती या और भी बिजनेस व्यापार होते हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए. challenging part of venturing into the Ayurvedic business? It depends on the category, like Barriers is what I mean to say. barriers for the Ayurveda business, for Yes. Ayurveda If FMCG, someone wants to start a business in the Ayurveda Yes. FMCG. See, this is the challenges are same. If you are attending to the FMCG, the challenges are same. You have to prepare each and everything. You have to go for research. You have to go for the trials. You have to go for your intellectual property security. So every challenge is same. So there's no exceptional challenge in the Ayurveda industry. Thank you, sir.